तो राजीव, पहले मैं आपके पास आ रही हूं, तो क्या वाकई राम भद्राचार्य के इस बयान के बाद क्या यूजीसी से देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा? राजीव, ऐसे समय में इसको लाने की जरूरत क्या थी और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात क्यों नहीं की? अगर समाज का एक तबका उससे आशंकित है और उसे किसी तरह का संदेह या भ्रम है तो स्टेक होल्डर से बात क्यों नहीं की? हालांकि कोई बड़ी पार्टी अभी तक यूजीसी के समर्थन या विरोध में नहीं आई है। यह भी एक अलग सी खामोशी है। न कांग्रेस पार्टी न कोई बड़ी पार्टी ये नहीं कोई खड़ा होकर के बोल रहा है कि यूजीसी के वो समर्थन में है कि पक्ष में। अभी आने वाले दिनों में यूजीसी के समर्थन के लोग एक बड़ा विरोध प्रदर्शन समर्थन में एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। बात यह है कि इस देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो गई। इस देश में सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण आ गया है और इस देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है, ओबीसी को भी आरक्षण है। तब गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। यूजीसी के रेगुलेशंस एक कॉलेज में जातीय विभेद के आधार पर और या तमाम उसमें कारण है जन्म स्थान के आधार पर। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को कई जगह जन्म स्थान के आधार पर उनको दूसरी तरह से ट्रीट किया जाता है। कई बार कश्मीर के छात्रों को जन्म स्थान की वजह से उनको विभेद का शिकार करना पड़ता है। कई घटनाएं आती रहती है, छिटपुट आपने देखा ही। तो जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के स्थान पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, महिला होने के आधार पर, दिव्यांगजन होने के आधार पर अगर आपके साथ विभेद होता है तो इक्विटी कमेटी उसको देखेगी। ये प्रोविजन है उसमें। और इसके अलावा उसमें जोड़ा गया जाति आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी। एससी, एसटी के लिए तो हमेशा से था। ओबीसी के जोड़ने पर ऐतराज सवर्णों को, सामान्य वो लोगों को यह है कि देश के कई हिस्सों में, खासकर उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में बहुत सारे ओबीसी ऐसे हैं जो धन जन बल में सामान्य वर्ग के बराबर हैं। कैसे या उनसे कहीं ऊपर है। उनका ये विरोध है कि जब वो हमसे ऑलरेडी विकसित हैं, संपन्न हैं, धन जन बल सबसे आगे हैं, तो केवल जाति के आधार पर ये विभेद नहीं होना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में ये जब सुनवाई होगी, सारे पक्ष आएंगे, सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला देगा। किसी संत के, किसी नेता के, किसी पत्रकार के कह देने से कि ये खराब है, इसका ये दुरुपयोग हो जाएगा, ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत इक्विटी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कानून की समीक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। अब मामला चूंकि जुडिशरी में चला गया है तो हमको उसका इंतजार करना चाहिए। समर्थन वाले लोग जो बातें समर्थन के पक्ष में कह रहे हैं, हमको उनकी बातों को दिखाना है। जो विरोध कर रहे हैं उनकी बातों को दिखाना है। समर्थन और विरोध अगर है तो इसमें रास्ता निकालने का काम या तो सुप्रीम कोर्ट का है, नहीं तो सरकार का है, जिसने ये सरकार चौंकाने वाले फैसले करती रहती है। फैसला पहले आता है और उसमें कहते हैं ना, तालाब में कंकड़ फेंक के देखते हैं कि कितना असर होता है और फिर उसके बाद से आगे की रणनीति तय की जाती है। मुझे लगता है कि यूजीसी का ये जो पूरा रेगुलेशन है, ये हड़बड़ी में या गलत मंशा से लाया गया था और राम भद्राचार्य की ऐसे मौके पर ऐसी टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये बातें कहना गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। ये समाज के एक वर्ग को भड़काने का काम करना है। अगर विपक्ष का कोई बोल देता तो शायद अब तक उस पर मुकदमा हो गया होता। समझ रहे हो आप? बस सूर्या मैथिल जी, ये नई रेगुलेशंस यूजीसी की, ये सरकार के गले की फांस बन गया है, ना उगलते बन रही ना निगलते, इस स्थिति में इस वक्त दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको करेक्ट करना चाहता हूं पूजा जी, कि एक बार राम भद्राचार्य जी का अगर वो बयान, जो ओरिजिनल बयान है जिसको आप कोट कर रहे हैं, अगर उसको चलाएंगे तो वहां पर कानून को ना बोलकर उन्होंने कहा था, यदि सनातन पर लगातार प्रहार होते रहेंगे, यदि सनातन के खिलाफ इस प्रकार से प्रशासन भी कार्य करेगा और लोग जो प्रहार कर रहे हैं, विपक्ष जो प्रहार कर रहा है, अगर वो करेगा तो इस देश में बहुसंख्यकों की भावनाएं जो है वो आहत होंगी। मुझे नहीं पता आपने कौन सा बयान सुन लिया है सूर्या मैथिल। यूजीसी की क्या आवश्यकता थी? समाज में क्यों भेदभाव किया जा रहा? सरकार को अगर गृह युद्ध से बचना है तो इस कानून को वापस लेना होगा। पूजा जी, जो आपको कन्वीनियंट लगता है ना, वो लाइन अपने लिए उठा लेते हैं, लेकिन जो लाइन यहाँ हम लेके चल रहे हैं, ये बताइए ना, अगर गृह युद्ध से बचना है तो ये कानून वापस लेना होगा। इस पर बताइए क्या रिएक्शन है आपका, इस पर पहले बताइए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। नहीं, जो आपको कन्वीनियंट लगता है ना, आप वो लाइन उठा लेते हैं।
आप वो वीडियो चलाइए ना। चलिए, अगर आपकी लाइन के लिए भी कहा आप, संत के, ठीक है, पीसीआर प्लीज वो वीडियो चलाइएगा, रामभद्राचार्य का बयान। अपमान करना बहुत आसान है। ठीक है, रुक जाइए, आप रुक जाइए, इतना आप इतनी जल्दी इतना एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? और आप फिर मैं आपको चैलेंज करूंगी कि क्या ये लाइन कही है या नहीं। सरकार को अगर गृह युद्ध से बचना है तो इस कानून को वापस लेना होगा। ठीक है मैथिल साहब। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं, सुनिए पूजा जी, कि संत जो है वो अपने समाज और अपने धर्म के प्रति डिवोटेड होते हैं। ठीक है। और यदि संतों को लगता है कि उनके समाज, उनके धर्म के प्रति किसी प्रकार का कोई प्रहार हो रहा है तो उनकी नाराजगी संभव है। यदि किसी संत ने आवेश में आकर यदि ये कह दिया कि सनातन जो है वो बहुत अहिंसक है, सनातन जो है समावेशी है, सनातन जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, परंतु सनातन को यदि बार बार दबाया जाएगा, बार बार प्रहार किया जाएगा तो सनातन भी खड़ा होने की ताकत रखता है। लेकिन ऐसा कोई गृह युद्ध की धमकी श्रद्धेय या रामभद्राचार्य जी ने यूजीसी कानून के ऊपर नहीं दी है। यह मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूं आपको। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पक्ष के संरक्षण में है, आप उस तरफ है, तो आप गृह युद्ध जैसी बात इतनी आसानी से कह सकते हैं और आप पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश में गृह युद्ध कराना चाहता है। और इतने पूजनीय संत हैं, लाखों करोड़ों में उनके भक्त हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित है रामभद्राचार्य जी, और यूजीसी के सब्जेक्ट पे वो कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। आप इसको पलट के देखिए, अगर विपक्षी दल के समर्थन वाला कोई व्यक्ति होता है या विपक्षी दल का कोई नेता ये कहने लगता कि गृह युद्ध छिड़ जाएगा, तो फिर सत्ता पक्ष के लोग कहते कि ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, ये राष्ट्र विरोधी बात कही जा रही है। लेकिन आप अगर भाजपा के साथ है तो आप कुछ भी कह दे रहे हैं। रामभद्राचार्य, दूसरी बात इसमें आती है, रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि यूजीसी कानून वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि यूजीसी कानून जो आया इसको सबको मानना चाहिए, जो गिरे हैं उनको उठाना चाहिए, और संघर्ष से नहीं समाज समन्वय से चलता है। किसकी बात पर यकीन किया जाए और किसकी बात को कहा जाए। संघ प्रमुख ने ये बात कही है। अभी लखनऊ दौरे के दौरान ही उनसे यूजीसी के बारे में पूछा गया था, उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से यूजीसी कानून का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई खामियां हैं तो कानून में बदलाव हो सकता है। अब तीसरी बात जो आती है वो ये है कि यूजीसी का जो नए कानून है, नए रेगुलेशंस है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन चुका है। न इसको निगलते बन रहा है, न इसको उगलते बन रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है, और लोग भी देख रहे होंगे, कि जब भी यूजीसी पर आप पॉलिटिकल डिबेट करते हैं समाचार चैनलों पर, आज आपके ही कार्यक्रम में कई बार यूजीसी पर चर्चा हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता उस डिबेट में नहीं आता। मगर क्यों? क्योंकि अभी वो लाइन लेने में भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने तय नहीं किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जिन बातों के आधार पर उसको स्टे किया है, उन्होंने कहा कि यह कानून का दुरुपयोग हो सकता है और इस कानून में अस्पष्टता है। दो इंपॉर्टेंट बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही। देखिए, यूजीसी ने ये जो कानून बनाया, ये जो रेगुलेशंस लाने का काम किया, वो किस मंशा से किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत के किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता या राजनीतिक दल को सार्वजनिक तौर पर यह कहने की हिम्मत नहीं है कि यूजीसी कानून का वो विरोध कर रहे हैं। सबको इसके समर्थन में ही खड़ा होना है, क्योंकि ये अंक गणित का खेल है। सबको पता है कि ओबीसी और एससी और एसटी की संख्या यहाँ पर कितनी है। तो ये बात राजनीतिक लोग या जिनका राजनीतिक झुकाव है या राजनीतिक, ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए संघ प्रमुख ने यह कहा था कि यूजीसी कानून बना, इसको सबका पालन करना चाहिए। अब दूसरे तरफ के लोगों को आप ये कह सकती हैं कि किसी वर्ग को उकसाने का काम किया जा रहा है, और इस दृष्टि से ये बहस, ये चीज़ें, हालांकि अभी डेट 19 मार्च को लगी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप देख ही रही हैं 13 जनवरी से आया है ये यूजीसी का रेगुलेशन, और किसी बड़े राजनीतिक दल के किसी बड़े नेता ने इसके विरोध में आज तक अपनी जुबान नहीं खोली। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सैयद जवाद साहब वो साफ कर चुके हैं कि जो रिकमेंडेशन हमारी दी गई थी वो तो रखी ही नहीं गई। ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि इस मोदी सरकार ने देश को बांटने वाला एक और कानून ला करके दिया है। पहले तो धर्मों में बांटा, जातियों में तो पहले से बटे हुए थे, और जातियों के अंदर किस तरीके से द्वेष की भावना पैदा हो जाए,
ये सरकार कानून लेकर के आती है। बड़ी बात करी जा रही थी कि हम जो है 80 और 20 करेंगे। ये नारे जो है जब योगी आदित्यनाथ जी दे रहे थे तो बड़ी छाती जो है चौड़ी करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इसको भुनाने की कोशिश कर रहे थे राजनीतिक तौर पे। असल में पूजा क्या है, ये समाज की नब्ज टटोली जा रही है। जो अपर कास्ट है उनको इन्होंने अपनी वोट बैंक की बकौती समझा हुआ था कि ये तो हमारा हाई है, इसको जैसे चाहेंगे हम गुलाम बना करके हाक लेंगे। और प्रचंड बहुमत देने में अपर कास्ट समाज ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लेकिन अभी भी कहने की ये हिम्मत नहीं हो रही है कि मोदी सरकार ने जो है समाज को धोखा दिया है। उसमें SC, ST, OBC को भी धोखा दिया है, अपर कास्ट को भी धोखा दिया है, महिलाओं को भी धोखा दिया है, इस देश के दलितों के साथ भी धोखा करा है। तो कांग्रेस इन नए रेगुलेशंस के पक्ष में है या विपक्ष में है सैयद जवाद साहब? क्योंकि प्रवक्ता तो कांग्रेस भी नहीं भेज रही। लगातार मैं देखती हूँ आप होते हैं या दूसरे प्रवक्ता होते हैं जो कांग्रेस की जो है कमान संभालते नजर आते हैं। देखिए, समाज को जोड़ने वाली नीतियां सरकार को बनानी चाहिए थी, लेकिन समाज जुड़ता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ऐसे ऐसे बयान आते हैं, ऐसे ऐसे लोग कड़वी बात करते हैं। जब आप देश को धर्मों के अंदर चश्मे से बांट रहे हैं, जातियों के चश्मे से बांट रहे हैं, शर्म करो शर्म। तो संघ प्रमुख कह तो रहे हैं भाई ये कानून जो है जातियों के झगड़ों का कारण नहीं बनना चाहिए, अगर कुछ गलत है तो सुधार होना चाहिए। सबसे बड़ा पूजा सबसे बड़ा घोर जातिवादी अगर कोई है तो RSS के लोग हैं। आप पूछिएगा कि एक अच्छा इन्होंने ब्राह्मणों को भी बांटा, राम भद्राचार्य का और एक स्टेटमेंट है, उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में किसको अपर कास्ट ब्राह्मण बताया था, किसको लोअर कास्ट ब्राह्मण बताया, तो वो भी एक उनका स्टेटमेंट है। और घोर जातिवादी अगर इस देश में कोई संगठन है तो RSS है। उसकी विचारधारा कभी जोड़ने वाली नहीं रही। आप बताइए, आप इन नए रेगुलेशंस के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हाँ या ना में बताइए भाई, खुलकर बताइए आप भी। फिर देखिए, यहाँ पे पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, समाज को जोड़ने वाला अगर कोई भी कानून होगा उसका समर्थन करना चाहिए। अब जातियों के अंदर बांटा किसने है? तो आप समर्थन में खड़े हैं या विरोध में खड़े हैं सैयद जवाद साहब? ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, यहाँ पर बात है कि समाज को और देश को कैसे जोड़ा रखा जाए। हमको नहीं पता। और इसमें अब ऋषिकेश हमारे साथ आ गए हैं। ऋषिकेश, अब यहाँ पर सरकार की तरफ से दरिया में कंकड़ तो डाल लिया गया है जिस तरफ इशारा राजीव कर रहे थे। अब इस छींटे कहां कहां पड़ती नजर आएगी? इस जातिगत समीकरण कितना प्रभावित होगा भी या नहीं? नहीं, देखिए पूजा, जातिगत समीकरण तो निश्चित तौर पर प्रभावित होगा और वो उन इलाकों में होगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी को बीते विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिली है। जिस सवर्ण वर्ग की बात की जा रही है और जो सवर्ण तबका विरोध कर रहा है और राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, तो मैं इलाहाबाद में UGC रेगुलेशन को लेकर मैं काफी दिनों तक था। और जो लखनऊ से जब आप उधर चले जाएंगे पूर्वांचल तक पूजा, तो उस इलाकों में ब्राह्मणों की तादाद सबसे ज्यादा तकरीबन 9 या 10% के आसपास है। और इसी समीकरण के जरिए 2007 में मायावती सत्ता तक पहुंची थी और नए समीकरण और नारे गढ़े थे। तो कमोबेश अगर भारतीय जनता पार्टी ने और अगर राम भद्राचार्य कह रहे हैं, इलाहाबाद में देखिए ब्राह्मणों की नाराजगी जो शंकराचार्य का मामला था वो सबके सामने है। और जो एक कोर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है सवर्णों का, और जिसके बूते वो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, जिसमें OBC भी है, उसमें EBC भी है और उसमें कई सारे जो योजनाएं हैं, कानून व्यवस्था है, इन सबको मिलाकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। पिछली बार सीटें कमी 225 के आसपास रही भारतीय जनता पार्टी अकेले। अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ और UGC में चूंकि गले की फांस बन गई है पूजा, आप किसी भी तबके में चले जाए, अगर इसे रद्द किया जाता है या इस पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे बरकरार रहता है तब भी वो सरकार के खिलाफ जाएगा। अगर इसे लागू किया जाता है
तब भी वो सरकार के पास जाएगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन फिलहाल जो सवर्णों का एक बड़ा तबका जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो सीटों में तब्दील होती रही है, आप इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लखनऊ से आप चले जाएं उधर गोरखपुर तक तो तकरीबन 200 सीटें हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां मैं हूं यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा उसका जो प्रभाव हो वो कम हो, लेकिन उन इलाकों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतती है और बगैर किसी सहयोगी के बदौलत बूते, वहां पर उन्हें सवर्णों का एक बड़ा नुकसान होगा। ब्राह्मण पहले ही नाराज थे, ब्राह्मणों के कई सारे विधायकों ने लखनऊ में इसको लेकर बैठकें की थी और जिसकी चर्चा हुई थी, चाहे वो शंकराचार्य का मामला हो या फिर गोरखपुर या फिर अन्य इलाकों में राजपूत, ब्राह्मण, जो अन्य सवर्ण की जातियां हैं, वो अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, स्टे अगर नहीं किया गया तो। और इसीलिए अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं और हम लोगों ने कई बार सवाल पूछा कि ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन सड़कों तक है, जब ईवीएम में वोट में वो जाते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। कानून व्यवस्था के नाम पर, मजबूत सरकार के नाम पर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं, लेकिन इस बार उन्हीं लोगों के सुर कुछ जमीन पर बदले हुए हैं। वोट में कितना तब्दील होंगे नहीं होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन लोकसभा 2024 के चुनावी नतीजे ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को बदलने पर मजबूर कर दिया है। एसआईआर उसमें एक बड़ा फैक्टर है। एसआईआर में मैं जिस अलग अलग बूथों पर जहां पे घूम रहा हूं पूजा, वहां पे भी कई सारे तबकों की नाराजगी है, सिर्फ एक ये हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं थी। बात तो सही है। जो 80 बनाम 20 का राजनीतिक नारा उत्तर प्रदेश में परवान चढ़ रहा था, कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारे परवान चढ़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी में की झोली में वोट में तब्दील हो रहे थे, अब वही कमोबेश यूजीसी के नए रेगुलेशन से बटते दिख रहे हैं। धर्म के मुकाबले जाति हमेशा खड़ी रहती है और जाति के मुकाबले धर्म, एक दूसरे को काटने वाले ये तत्व है पूजा। और मंडल जब आया और जब राम मंदिर आया 90 के दौर में, तो देखिए बावजूद इसके सरकार किसकी बनी किसकी नहीं बनी, किसके खिलाफ गया, ये इतिहास से पटा पड़ा है ये सारे तथ्यों से। लेकिन अब जब 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, बंगाल, आसाम के बाद, तमिलनाडु के बाद, तो उत्तर प्रदेश में यूजीसी रेगुलेशन जो है वो एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा होगा, फैक्टर होगा। अगर ये सवर्णों के पक्ष में जाता है तब भी, अगर ये सवर्णों के जनरल क्लास के खिलाफ जाता है तब भी, क्योंकि कई सारे जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो आंदोलन के तौर पर अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रही है। उसमें आजाद समाज पार्टी है, उसमें समाजवादी पार्टी है, उसमें अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल है, उसमें निषाद की पार्टी है। ऐसे कई जो छोटे छोटे यहाँ के जो दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, उन दलों का भी, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इन सभी लोगों का विरोध है और भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती सबसे बड़ी है। इसीलिए वो द्वंद्व में है, वो आपो की स्थिति में। और इसीलिए आप किसी भी नेता से पूछे तो वो सुप्रीम कोर्ट पर ये मामला टाल देता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में मामला है और जो भी करेगा सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा।